स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग एपी पढ़ेंगे, जो कि आपका 5वां चैप्टर है। मैथ का आप लोग का 5वां चैप्टर है, समांतर श्रेणी, जिससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं। एकदम बिल्कुल शुरू से समझेंगे हम लोग और आसानी से समझेंगे, आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि समांतर श्रेणी, यानी इसकी इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट एपी कहते हैं। ठीक है, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर एपी। ठीक, अब देखिए इसको कहते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद से पहले के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। जो संख्या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य भी हो सकता है। यानी कि यह एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है कि पहले पद में हम अगर एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होते चला जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग ये देखिए, ये जो एक संख्या की सूची दिख रही है आपको, श्रृंखला दिख रही है। इसमें पहला संख्या क्या है, 2 है। ठीक है ना, 2 में जब हम 2 को जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ है। फिर 4 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। उसी तरह 6 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। इसी तरह हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। यानी इसका अगला जो पद होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 2 जो ये जोड़ा जा रहा है, यही क्या है, यही हमारा एक निश्चित संख्या है जिसे जोड़कर हम अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे सार्वधान्तर कहा जाता है। इसे सार्वधान्तर कहते हैं। ठीक है, जिसे डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से इसको सूचित किया जाता है इसमें। ठीक है, इसके पहले पद को हम ए से सूचित करते हैं, जिसको प्रथम पद बोला जाता है। और इन दोनों के बीच का अंतर ही सर्वांतर होता है, जो कि हमको जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, डी से सूचित किया जाता है। यानी कि परिभाषा थी हमारी कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक, हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अगला पद, यहाँ पे कह सकते हैं प्रत्येक अगला पद अपने से पहले के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद, यानी कि हमें अगला पद ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो निश्चित संख्या हम देख रहे हैं कि जोड़ने पर हमें क्या हो रहा है, अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसे हम इस रूप में देख रहे हैं। और ये जो संख्या होती है वो या तो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य हो सकता है। अब आपसे पूछेगा, अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। कोई समस्या दे देगा, कोई सवाल दे देगा और कहेगा कि उसको बताना होगा आपको कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलिए हम इसका कुछ चीज़ देख लेते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए हम लेते हैं 3, 6, 9, 15, 18। ठीक, इतना है, ये संख्या है, एक ये श्रेणी है, आपका श्रृंखला है। ठीक है, और इसमें हमें ये बताना है हमें कि यह एपी में है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एपी की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि इसका पहला पद ए होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या होता है, सर्वांतर होता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि उसके पहले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए हमें अगला पद प्राप्त होते चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एपी में है। परिभाषा तो यही कह रहा है कि यदि हम क्या करें, एक निश्चित संख्या जोड़ते चलें तो जो प्राप्त होगा वो एपी में होगा। इसका मतलब ये है कि यह क्या है, एपी में है। ठीक है, हमें एक निश्चित संख्या देखना होगा कि यह एपी में है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 3 में हम क्या जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं तो हमें 6 प्राप्त हुआ है। फिर 6 में हम 3 जोड़े हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हो गया। फिर हम 9 में 3 जोड़ दिए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम लेते हैं 12। ठीक, 15 और 18। अब ठीक है, अब ये एपी में आएगा। तो यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो हमें 12 प्राप्त हो गए। यहाँ पे 3 जोड़े तो हमें 15 और यहाँ पे 3 जोड़े तो हमें 18 प्राप्त हो गए। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पहले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, यानी कि 3 जोड़ दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यह क्या है, एपी में है। ठीक है, लेकिन अब इतना हम लोग पता लगाएंगे, मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी संख्या दे दिया, आगे डैश डैश दे दिया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वह एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको जांच करने के लिए
और ध्यान रखिए ये होता है पहला पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है चौथा पद, ये होता है पांचवा पद। यानी कि ए जो है प्रथम पद जो है ए में हमें दिखाना है कि वह कौन सा पद है। मान के चलिए हमें चौथा पद लिखना है एपी का, तो हम क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे, A4 बराबर 12। ठीक है, हमें जो भी पद लिखना होता है यहाँ पे संख्या लिख देना होता है। ठीक है, हमें अगर A5 हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का पाँचवा पद तो कौन है, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या है 15 है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये संख्या जो लिख रहा है क्या मतलब है इसका। अब हमें एपी पहचानना होता है कि एपी क्या है, एपी है क्या है या नहीं है। कोई प्रॉब्लम दे दिया, कोई समस्या दे दिया और हमसे कह रहा है कि वह एपी में है या नहीं है। कोई श्रृंखला ही दे दिया और हमसे पूछा कि वह एपी में है या नहीं है पता कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें T2 माइनस A1 माइनस A2 अगर ये बराबर हो गया A3 माइनस A2 के, अगर ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो वह एपी में होगा। जो श्रृंखला दी गई होगी वह एपी में होगी अगर ये बराबर हो गया। जैसे कि हम इसी को चेक करें इस फार्मूले पे, यह एपी में है या नहीं है, तो हम देखेंगे A2, तो A2 क्या है 6 है, A1 क्या है 3 है, रख दिए यहाँ पे बराबर। अब यहाँ A3 देखेंगे, A3 क्या है 9 है, माइनस A2 क्या है 6 है। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, यह दोनों बराबर है, अतः यह क्या है एपी में है। यानी हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, इसलिए यह क्या है, यह जो श्रृंखला है वह एपी में है। यानी कि A2 माइनस A1 अगर बराबर हो गया A3 माइनस A2 के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह जो श्रृंखला होगी वह एपी में होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कुछ आपके एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं। जो NCERT बुक है उसका जो 5.1 है उसके सवालों को देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपया है। यानी कि एक टैक्सी का जो किराया है वह पहले प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए यह 15 रुपया है और प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए यह क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए यह कितना है 8 रुपया है। ठीक है, ये सवाल है, सीधा सवाल है हमारा कि क्या हो रहा है कि जो टैक्सी का किराया है वह पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे चलेंगे 2 किलोमीटर चलेंगे 3 किलोमीटर चलेंगे तो वह प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा। यानी कि यदि आप कितना चले 2 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया देना पड़ेगा और अगले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया है, यानी 15 8 आपको कितना देना पड़ेगा 23 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे किराया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है वह एपी में है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें प्रथम किलोमीटर के लिए दे दी, यानी ये हो गया ए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना दिया है 8 दिया। इसका मतलब यह क्या है सर्वांतर है। अभी आपने परिभाषा में देखा था कि जो एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जाएगी वो क्या होगा सर्वांतर होगा। मैंने बताया था कि जो एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जाएगी वह क्या होगा सर्वांतर होगा। ठीक है ना, हम लोग परिभाषा में देखे थे कि कोई भी अगर संख्याओं का एक सूची है या एक श्रृंखला है, तो यदि उसके पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है तो वह क्या है एपी में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पहला पद 15 है। ठीक है ना, और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पद में 8 जोड़ा जा रहा है, यानी प्रत्येक किलोमीटर जैसे जैसे किलोमीटर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे 8 रुपया जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो जो श्रृंखला है वह क्या है एपी में है। ठीक है, यानी कि वह देखिए यहाँ पे पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपया देगा 15 रुपया देगा। ठीक है, अगले किलोमीटर के लिए वह कितना रुपया देगा 15 और 8 15 रुपया प्लस क्या करेगा 8 रुपया देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले किलोमीटर के लिए वह कितना देगा, तो फिर अगले किलोमीटर के लिए वह क्या देगा 15 रुपये पहले किलोमीटर का, उसके बाद 8 रुपये पहले किलोमीटर का। ठीक है, दूसरे किलोमीटर का और तीसरे किलोमीटर का फिर 8 रुपया। यानी कि प्रत्येक बार वह क्या होगा, प्रत्येक किलोमीटर पर वो 8 रुपया देते चला जाएगा। ऐसे आप समझिए इसको। ये 1 किलोमीटर हुआ। ठीक है, ये 2 किलोमीटर हुआ, ये 3 किलोमीटर हुआ और ये 4 किलोमीटर हुआ। ठीक है, वह पहले किलोमीटर गया तो उसको कितना रुपया देना पड़ा 15 रुपया। ठीक है, उसके बाद जब 2 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या कितना देना पड़ेगा उसको। यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जा रहा है तो उससे कितना देना पड़ेगा 15 रुपया पहले देना, 15 रुपया इसका देना पड़ेगा। ठीक है,
और उसके बाद फिर प्लस इसको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, 3 किलोमीटर चला तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर कितना देना पड़ेगा, 8 रुपया। ठीक है, फिर चौथे किलोमीटर चला तो 15 रुपया, ठीक, फिर 8 रुपया, फिर 8 रुपया, और फिर कितना देना पड़ेगा, 8 रुपया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मान के चलिए 2 किलोमीटर चला, मान के चलिए एक राम है, ठीक है ना, राम है जो कितना चला, 2 किलोमीटर चला टैक्सी से, तो वह कितना रुपया दिया, तो वह 23 रुपया दिया। ठीक है, अगर कोई श्याम है और वह कितना चला, 4 किलोमीटर चला, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो उसको इतना रुपया, 8 तरीका 24 और 24 सा 5 29 10 39 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी कि 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति चला तो उसको 15 रुपये देना पड़ा, लेकिन अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 23 रुपये देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर चलेगा तो उसको 31 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद यदि वह 4 किलोमीटर चलता है तो उसको 39 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक बार में कितना जुड़ रहा है, 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पे कितना जुड़ता चला जा रहा है, 8 रुपया जुड़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 रुपया जुड़ा, ठीक, यहाँ पहले से इतना दोनों था ये, ठीक, इसमें फिर 8 जुड़ गया, और ये फिर तीनों यहाँ पे तीसरे किलोमीटर पे था, फिर यहाँ पे 8 जुड़ गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर पे कितना जुड़ रहा है, 8 रुपया जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है, एपी में है। इसको सीधा लिखिए। अब यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, अगले किलोमीटर के लिए 23 रुपये, 15 8 23, फिर इसमें 8 रुपया और जुड़ेगा, क्योंकि अगर 3 किलोमीटर चलता है तो 8 रुपया उसको और देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 31 रुपया। फिर 4 किलोमीटर चलता है तो 8 रुपया उसको और देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 39 रुपया। फिर आगे चलता है 5 किलोमीटर तो उसको 8 रुपया और देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 47 रुपया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, ये जो प्रोग्रेस है ये ऐसे चलेगा। तो हम देख रहे हैं ये जो श्रृंखला है इसमें क्या हो रहा है, हमको प्रत्येक बार 8 रुपया जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक बार 8 रुपया जोड़ा जा रहा है। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यह क्या है, एपी में है। ठीक है, आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, फार्मूला जो है उसका यूज करके आप पता कर सकते हैं। क्या था फार्मूला, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के। ठीक है, तो जब आप A2 रखेंगे 23 - 15 बराबर होना चाहिए किसके, 31 - 23 के। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यह क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो समस्या है वो क्या है, एपी में है, क्योंकि प्रत्येक पद के बाद क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो यह समस्या जो है वो क्या है, एपी में है या नहीं है, इसे एपी में सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कर रहे सवाल कि किसी बेलन में हवा है, ठीक है ना, और कोई पंप है, वह क्या कर रहा है कि उस बेलन के हवा का प्रत्येक बार में जो शेष हवा बचता जा रहा है, तो प्रत्येक बार में वह उस हवा का 1/4 निकाल रहा है। ठीक है ना, तो हम मान के चलते हैं कि जो बेलन है उसमें n हवा है, कितना हवा है, n उसमें हवा है। ठीक है ना, और जो पंप है वह प्रत्येक बार में कितना निकाल रहा है, 1/4 निकाल रहा है। तो पहली बार में वह कितना निकालेगा, पहली बार में वो n का 1/4 निकाल देगा। दूसरी बार में फिर क्या करेगा, तो उसमें बच कितना जाएगा, जब वह n का 1/4 निकाल दिया तो अब उस बेलन में कितना बच गया, तो n का 1/4 निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि n - n/4 अब उसमें बचा है, जिसका 1/4 या दूसरी बार में फिर निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे वह निकालते चला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 1/4 है, ठीक है, यह क्या हो रहा है कि प्रत्येक बार में किसी दूसरी संख्या से गुणा हो रहा है, मतलब सेम संख्या से गुणा नहीं हो रहा है। यहाँ जब n से गुणा हुआ 1/4 में, यानी कि n से 1/4 में गुणा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ, n - n/4 से 1/4 में गुणा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा, यानी यहाँ पे जो d का मान आएगा वह कितना होगा, उसका अंतर और इसका अंतर दोनों का क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यानी कि जो d का मान होगा यहाँ पे बराबर नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए कि यदि कोई संख्या, मान के चलिए हम क्या करते हैं,
यदि हम ये मान लें, इसको कोई संख्या मान लेते हैं, मान के चलिए हमने इसको 20 मान लिया, ठीक है, 20 मान लिया, तो पहली बार में वह कितना निकालेगा, तो 20 का 1/4 निकालेगा, यानी कि 5 लीटर अगर मान के चले, कोई गैस है 5 लीटर मान के चले, अगर वह 5 लीटर निकाल देता है, ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका, 5 लीटर अगर निकाल दिया, पहली बार में उसने 5 लीटर निकाला, तो अब उस बेलन में कितना बचा है, तो 20 में से 5 निकल गया, 15 बचा है, तो दूसरी बार में वह क्या करेगा, 1/4 निकालेगा, तो 1/4 निकाला, तो अब कितना हो गया, तो अब हो गया 15/4 लीटर, ठीक है, यानी कि इसको पूर्णांक में हम तोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3/4, ठीक है, यानी कि अब उसने निकाला 3/3/4 लीटर निकाल दिया, ठीक है। अब फिर क्या किए हम, अब फिर अगले बार में निकालेगा, तो अगले बार में फिर कितना निकालेगा, यानी 15 था, 15 में से 3/3/4 क्या हो गया आपका, निकल गया, ठीक है, तो अब कितना बचा, तो 15 में से आप माइनस कर लीजिए 15/4, यानी कि अब उसमें कितना बच गया है, तो 60 माइनस 15/4, यानी कि ये हो जाएगा 45/4, यानी कि अब उसमें 45/4 गैस बचा हुआ है, ठीक है, जिसका वह फिर क्या करेगा, 1/4 निकाल देगा, 45/4 का फिर वह 1/4 निकाल देगा, तो अब कितना होगा, तो अब हो जाएगा ये 45/8, यानी कि पूर्णांक में कितना आएगा, तो यह हो जाएगा 8 × 40, 5 पूर्णांक 5/8, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है, प्रत्येक बार में एक निश्चित मान नहीं निकाल रहा, अगर निश्चित मान निकालता तो ये एपी में होता, लेकिन ये समस्या देखिए, यहाँ पे 3 हमको पद निकल गया, ठीक है, तो अब हम इन दोनों का अंतर निकाल कर हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यह एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए A2 ये A1 है, यह A2 है और ये A3 है, ठीक है, तो ये A1 हो गया, यानी कि हमें क्या देखना है, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो A2 का मान कितना है, तो ये है 3/3/4, इसको सीधा कर लेते हैं हम, कितना है 15/4, फिर माइनस A1 कितना है 5 है, बराबर A3 कितना है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं 45/8, माइनस A2 कितना है, तो ये है 15/4। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 20, 5 होगा 20, यानी कि यहाँ पे आएगा -5/4, और यहाँ कितना आएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 45 माइनस 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पे आएगा ये 15/8, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ बराबर है, ये माइनस में आ रहा है, जबकि ये कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है 15/8, तो यह बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, ईपी में नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर यदि आप सोचते थोड़ा ध्यान से अच्छे से सोचते तो आप देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो 1/4 से बार बार गुणा हो रहा है और यह अलग अलग संख्या से गुणा हो रहा है। अगर एक ही संख्या से गुणा होता तब तो एक सीधा मान आता हमारे पास, लेकिन यह क्या हो रहा है कि अलग अलग संख्या से गुणा हो रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं है, यानी कि उसमें से ना ही तो निश्चित संख्या कोई जोड़ी जा रही है और ना ही निश्चित संख्या कोई उसमें घटाई जा रही है, ठीक है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएँ खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए कितना रुपये लग रहा है, 50 रुपया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि वह प्रथम मीटर की अगर खुदाई कर रहा है तो कितना खर्चा आ रहा है, तो इसके लिए आ रहा है 150 रुपया, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए खर्चा कितना आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डी मिल जा रहा है, स्पष्ट डी मिल जा रहा है कि डी क्या है, 50 है, क्योंकि प्रत्येक बार कितना जुड़ता जा रहा है, 50 रुपये जुड़ता चला जा रहा है। पहला पद 150 है और अब इसके बाद प्रत्येक पद में कितना जुड़ता जा रहा है, प्रत्येक मीटर पे कितना जुड़ता जा रहा है, 50 रुपये जुड़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, सीधा दिख रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रथम पद के लिए, प्रथम मीटर के लिए 150 रुपये खर्चा हुआ, उसके बाद फिर अगले मीटर के लिए कितना खर्चा होगा, इसमें 50 जुड़ जाएगा, नहीं 200 खर्चा होगा, फिर अगले मीटर के लिए कितना जुड़ जाएगा,
अगले मीटर के लिए फिर 50 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, फिर इसमें 50 रुपये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि यह क्या है, एपी में है, क्योंकि प्रत्येक मीटर पे एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जा रही है, इसलिए यह क्या है, एपी में है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे, अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ यह एपी में है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 10,000 रुपये की राशि है, कितना है, 10,000 रुपये की राशि है, और इसको 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक वर्ष क्या आ रहा है, मिश्रधन आ रहा है, प्रत्येक वर्ष क्या आ रहा है, मिश्रधन। तो प्रत्येक वर्ष जो इसका मिश्रधन आएगा वह जो है वह क्या एपी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो या तो हम निकाल के देख लें, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर देख लें, या फिर हम क्या करें, ऐसे भी हम थोड़ा सा अगर सोचें तो इसमें हम बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो मिश्रधन में जुड़ेगा, जो ब्याज जुड़ेगा वह एक निश्चित संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दर है। क्योंकि इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का जो ब्याज आता है, पहले साल का जो ब्याज आएगा वह ब्याज फिर क्या होता है, अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, वह फिर किस में जुड़ जाता है, मूलधन में जुड़ जाता है, और फिर ब्याज का भी ब्याज लगने लगता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि निश्चित संख्या नहीं जुड़ेगी, यानी कि निश्चित ब्याज सब में हर साल नहीं जुड़ेगा। यदि एक निश्चित ब्याज मूलधन में जुड़ता तब वह क्या होता, एपी में होता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो जाता है, ब्याज का भी ब्याज लगने लगता है, और फिर क्या होता है कि वह एपी में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम इसी का निकालते हैं, चलिए हम अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये 10,000 है, ठीक है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, पहले साल के लिए कितना देना पड़ेगा, तो पहले साल के लिए देना पड़ेगा हमें 800 रुपया। ठीक है, पहले साल का ब्याज आया 800 रुपया, तो अगले साल का ब्याज कितना आएगा, तो अगले साल का ब्याज, ये पहले साल का, एक साल का ब्याज कितना आया 800 रुपया, दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, तो दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, ये 800 तो आएगा ही, क्योंकि 10,000 पे 8% का ब्याज लगेगा 800 रुपया। ठीक, लेकिन अगले साल ये जो 800 है इसका भी हमको ब्याज देना पड़ेगा, यानी ये भी मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो अगले साल फिर हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, इसमें कितना देना पड़ेगा, तो 800 का फिर 8% हमें ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 64 रुपया, यानी अगले साल आएगा 864 रुपया ब्याज। ठीक है, तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि पहले साल कितना जोड़ा गया, पहले साल 800 जोड़ा गया, लेकिन दूसरे साल कितना जोड़ा गया, 864 जोड़ा गया। यह दोनों क्या है, बराबर नहीं है, और हम जानते हैं कि यदि बराबर संख्या जुड़ती है तभी वह एपी में होता है, अन्यथा वह एपी में नहीं होता है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, यह एपी में नहीं, यानी जो प्रत्येक वर्ष मिश्रधन प्राप्त हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वह क्या होता है, एपी में नहीं होता है। लेकिन यदि वह यह साधारण ब्याज होता तो क्या होता है, इसमें हर साल 800 रुपया ब्याज लगता। ठीक है, तो वह एपी में होता, यानी अगर साधारण ब्याज होगा तो एपी में होगा, उसका मिश्रधन एपी में होगा, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो उसका मिश्रधन एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 4 पद लिखिए। जो दिया हुआ है इसमें प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद और डी दे दिया, यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर दे रखा है एपी का हमें, और फिर हमसे क्या कर रहा है कि प्रथम 4 पद हमें लिखना है, यानी उस एपी का 4 पद हमें लिखना है। जैसे कि पहली संख्या, दूसरा का पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है आपका ए दिया है 10, ए बराबर 10, और उसके बाद डी बराबर आपका दे रहा है 10। ए का मान भी 10 है और डी का मान भी कितना है, 10 है। ठीक है, और हमसे अब कह रहा है कि इसका प्रथम 4 पद निकालिए। तो ध्यान रखिए, एपी का जो व्यापक रूप होता है, चूँकि हम जानते हैं कि हमको क्या प्राप्त होता है, पहले पद में हम डी जोड़ते चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा,
AP मिल जाएगा। नहीं हम इसे ऐसे बना सकते थे, AP का हमने पहला पद लिख दिया, हो गया। अब अगले पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। D सर्वांतर क्या होता है, एक निश्चित संख्या होती है जिसे हम पहले पद में जोड़ते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला पद हमें 10 दिया हुआ है, तो अगला पद क्या होगा, इसमें 10 जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक। इसी तरह अब अगला पद क्या होगा, तो 20 में 10 जुड़ेगा यानी 30। इसी तरह अब अगला पद क्या होगा, तो 30 में 10 जुड़ेगा 40। 4 पद हमको ज्ञात करने थे, ये 4 पद हमारे पास आ गए, आंसर हो गया। ऐसे हम बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, जब फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला का प्रयोग करें। इसका AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और इसी तरह यह बढ़ते चला जाता है। इसे हम AP का व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले में हमको क्या करना होता है, पहला पद A होता है, दूसरे में A प्लस D हो जाता है, और आगे जितना हम बढ़ते चले जाते हैं उसमें हम 2 से गुणा करते हैं, मतलब 2 से 3 से जितना पद बढ़ते हैं उतना D में गुणा होता चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम तीसरा पद ले रहे हैं तो 2D जुड़ेगा, चौथा 3D जुड़ेगा, पाँचवा में 4D जुड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह करते करते यह जुड़ता चला जाता है, ठीक है। यानी कि यह क्या होगा कि इस यहाँ पे जब हमको लिखना होगा तो क्या होगा, A प्लस 5D लिखेंगे, आगे लिखना होगा तो A प्लस 6D, वह गुणा होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम व्यापक रूप कहते हैं। तो इस रूप में भी हम इसको लिख सकते थे। तो पहला पद A हो जाता, दूसरा पद 10 प्लस 10 हो जाता, तीसरा पद क्या हो जाता, 10 प्लस 2 गुणे D में गुणा होता है यानी 10, चौथा पद कितना हो जाता है 10 प्लस 3 गुणे 10। हम A और D का मान रखते चले जाते हैं, हमें AP प्राप्त हो जाता। तो यहाँ 10 मिलता है, यहाँ 20, यहाँ 2 दहिया 20, और 20 में 10 जोड़िएगा 30, 3 दहिया 30, 30 में 10 जोड़िएगा 40, ये हमें AP मिल जाता, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते थे इस सूत्र का प्रयोग करके भी, ठीक है। याद रखिए इसे हम AP का व्यापक रूप कहते हैं, AP का व्यापक रूप। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि AP का व्यापक रूप क्या है, या फिर निम्न में से AP का व्यापक रूप कौन है, ठीक है। तो ये AP का व्यापक रूप होता है, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते थे। अगला सवाल दिया है आपका, इसमें दिया A बराबर -2 और D बराबर 0। A बराबर -2, D बराबर 0, यानी हमको 0 जोड़ते चले जाना है। तो -2 इसमें हम 0 आगे हमको 0 जोड़ना है, तो जब हम -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। फिर हम आगे जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, -2 ही होगा, फिर -2 ही होगा। हम इसमें 0 जोड़ते चले जाएंगे, फिर भी हमें क्या प्राप्त होगा, -2 ही प्राप्त हो, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यह -2 ही होता चला जाएगा, यही आपका AP होगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि A बराबर 4 और D बराबर 3। A बराबर 4 और D बराबर -3, हमें A 4 पद ज्ञात करने हैं इस AP के, ठीक है। तो हम पहला पद क्या हो जाएगा A, ठीक, दूसरा पद क्या हो जाएगा, या फिर आप व्यापक रूप लिखिए, व्यापक रूप जो AP का व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 4D, A प्लस 3D हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, आपका AP का 4 पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 4 प्लस -3 है, D का मान -3 है, ध्यान रखिएगा, A प्लस 2 गुणे -3, और फिर यहाँ पे A प्लस 3 गुणे -3, ठीक। तो यहाँ हो गया 4, और यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ हो जाएगा A की जगह पर मान रखिए 4, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 -6, और -6 में से 4 जब घटेगा तो कितना आएगा -2। यहाँ पे 3 3 का 9 -9 में से जब 4 घटेगा तो -5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि A बराबर -1 और D बराबर 1/2।
ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। डी बराबर क्या देख रखा है, 1/2, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका 4 पद, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा ऐसे ही। पहला हो गया -1, दूसरा हो जाएगा -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा, देखिए, चलिए फार्मूला का ही प्रयोग कर लीजिए। a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक। तो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1/2, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2 गुणे 1/2, ठीक। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3 गुणे 1/2। अब देखिए यहाँ तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ घटेगा तो -2 में से, यहाँ पे गुणा होगा तो -2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। फिर उसके बाद 2 से 2 कट गया तो कितना आया 1। अब 1 में से जब 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 में से जब -1 घटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए 3/2, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो -2 में से 3 घटेगा तो 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपका आंसर आएगा। इसी तरह अगला 5वां क्वेश्चन है, तो वो आप लोग बना लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन इसी का 5वां एक क्वेश्चन है, वो बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए एपी का प्रथम पद और सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद पहला ही पद होता है, जैसे कि क्वेश्चन ये दे रखा है, ये एपी दे रखा है, इसका हमें प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए यानी डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। यानी दूसरे पद में से पहले पद को अगर हम घटा दें तो हमें डी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पद के बीच का अंतर ही डी होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, हमें डी मिल जाता है। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद 3 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम पद 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और डी बराबर, इसका सर्वांतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी कि A2 कौन है, ये वाला A2 है, ठीक है। तो 1 में से हमको 3 घटाना होगा तो कितना आएगा -2। तो A बराबर 3 हो गया और D बराबर कितना हो गया -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन दिया उसका हम निकाल सकते हैं। अगला दिया हुआ है आपका -5 और फिर क्या दे रखा है -1 और फिर आपका 3 और फिर 7। इसका हमें क्या निकालना है, A और D। तो A तो यही हो गया, यानी कि A बराबर कितना हो गया -5 और D बराबर कितना हो जाएगा A2 - A1। तो A2 का मान कितना है -1, ठीक। फिर माइनस यहाँ पे और ये -5। A का मान कितना है, A1 का मान कितना है -5। A1 या A पहले पद को ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको ये माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -1 - +5, यानी कि +5 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी D का मान कितना है 4 है। ये हमारा आंसर हो गया। A बराबर -5, D बराबर 4, ऐसे हम बनाएंगे। आगे हम इसका और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस क्या है इसमें, और कोई खास क्वेश्चंस नहीं, आप लोग आगे बना सकते हैं। 3 और 4 है, तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और डी ज्ञात करना है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। डी के लिए फार्मूला यूज कीजिएगा A2 - A1, आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन एपी में है, यदि है तो हमें क्या निकालना है, उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और अगला 3 पद ज्ञात करना है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है कि बताइए कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है यानी हमें जांच करके बताना है कि एपी में है या नहीं है, और यदि एपी में है तो उसे हमको क्या करना है, उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उसके बाद अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। चौथा का पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 16, ये हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, और फिर साथ ही यदि एपी में होगा तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है और साथ ही अगला 3 पद ज्ञात करना है। पहले तो हम चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है इसका जांच करने के लिए क्या होता है, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो देखेंगे A2 का मान कितना है 4 है, A1 का मान 2 है, बराबर A3 का मान कितना है 8 है और A2 का मान 4 है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बराबर, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 4। हम देख रहे हैं यह दोनों क्या है, बराबर नहीं आता, यह एपी में नहीं है, अतः यह
AP में नहीं है। यदि बराबर होता तो AP में होता, तो नहीं है, बराबर नहीं है इसलिए AP में नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि A2 का मान क्या है, दूसरा पद है, ठीक है ना। जितना नंबर लिखा हुआ है A के आगे वही उसका पद है, यानी कि A1 का मतलब हो गया प्रथम पद, पहले नंबर पे है। A2 का मतलब हो गया दूसरा पद, दूसरे नंबर पे है। A3 का मतलब हो गया तीसरा पद, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें 2 5/2 3 7/2 बताना यह AP में है या नहीं है। यदि है तो हमें क्या निकालना है, इसका अगला 3 पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो जांच करेंगे हम, A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो ये हो गया 5/2। A2 का मान कितना है, 5/2 माइनस ये कितना है, A1 2, और यहाँ पे A3 3 और A2 5/2। जब हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 दूना 4 और 5 में से 4 जाएगा 1/2। यहाँ पे 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1/2। यह दोनों बराबर है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। तो जब AP में है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें D निकालना है। तो D बराबर क्या होता है, तो D बराबर A2 - A1। तो A2 का मान कितना है, 5/2। A1 का मान कितना है, 2, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी हमें D पता चल गया। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें अगला 3 पद ज्ञात करना है, यानी इसके आगे हमें 3 पद और बताने हैं, ठीक है। इसके आगे 3 पद और क्या होगा हमें बताने हैं। तो हम क्या करें, या तो 1/2 लाइन से जोड़ते चले जाएं, ठीक है, 1/2 लाइन से हम जोड़ते चले जाएं, या फिर हम क्या करें कि इसका जो व्यापक रूप है उसका प्रयोग करके हम ज्ञात कर लें। तो हमारे लिए क्या आसान होगा, हम ये 1/2 ही जोड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि 7/2 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगला पद होगा 7/2 + 1/2। उसके बाद फिर इसमें भी 1/2 जोड़ेंगे, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 2 और ये 7 + 1 यानी 8/2। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब अगला पद, ये वाला पद हमको पता चल गया, 4 हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगला पद ज्ञात करना है, तो अगला पद में फिर क्या करना होगा, हमें इसमें 1/2 जोड़ना होगा। तो 4 में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 चौका 8 1 9/2, यानी कि ये आएगा 9/2। इसमें फिर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 1/2 फिर जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 9 + 1 बराबर 10/2, यानी कि 5, यानी अगला पद क्या हो गया, 5। तो ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। हम पद में पहले पद में सर्वांतर को जोड़ते चले जाएंगे, हमें अगला पद ज्ञात हो जाएगा। आगे इसके लिए आप लोगों को फार्मूला मिलेगा 5.2 में, उसका प्रयोग करके आप लोग आसानी से निकाल सकेंगे अगला पद, ठीक है। उसमें इतना जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करना होगा और आप आसानी से निकाल लेंगे जो भी पद पूछेगा, ठीक है। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं वो बता देते हैं और बाकी आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं बना पाइएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका भी हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 का मान कितना है, -6, माइनस A1 का मान कितना है, -10 बराबर A3 का मान कितना है, -2, माइनस A2 का मान कितना है, -6। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये -6 माइनस +10 और यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस +6। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4, और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ भी मिलेगा हमें 4, यानी यह AP में है। देखेंगे अतः यह AP में है। तो जब AP में है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सर्वांतर निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर A2 - A1। तो A2 का मान कितना है, -6 और A1 का मान कितना है, -10। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 माइनस +10, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी D का मान कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। अब हमें अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्रत्येक पद में 4 जोड़ते चले जाना है, ठीक है।
तो 2 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो हमें पता चल गया अगला 3 पद क्या होगा, 6, 10, 14 होगा। यानी अगला 3 पद होगा, 4 को हम जोड़ते चले जा रहे हैं, यानी कि 6 होगा, 10 होगा और 14 होगा। 2 था यहाँ पे, अंतिम पद क्या था 2 था, और हमको क्या करना है सर्वांतर जोड़ते चले जाना है। तो अगला पद हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हमने 4 जोड़ा तो 6 मिला, इसमें 4 जोड़े तो 10 मिला, और इसमें 4 जोड़े तो 14 हो गया। हमें यह पद ज्ञात हो गया, शायद तीनों पद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में हमें जांच करना है कि यह AP में है या नहीं है। तो क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है। तो ये हो गया A2 3 प्लस √2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो यहाँ ये प्लस में 3 है और ये माइनस में तो कट गया, यानी कि आया √2 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ है 3 प्लस 2√2 और माइनस, जब ये माइनस में गुणा होगा तो ये -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस √2। अब देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। और उसके बाद 2√2 में से 1 √2 घट जाएगा तो कितना आएगा √2 आ जाएगा, यानी कि यह भी AP में है। लिखेंगे तो यह AP में है। तो सर्वांतर क्या है, D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 3 प्लस √2 और A1 का मान कितना है 3, तो कट गया, तो कितना आ गया √2, यानी कि D का मान कितना आ गया √2। अब हमें अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो अगले 3 पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 जोड़ते चले जाना है। यानी कि यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 है, इसमें जब हम √2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा। तो अगले 3 पद में ज्ञात करने के लिए कि ये दिया हुआ है, अंतिम पद है 3 प्लस 3 √2, इसमें हम √2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 √2 में जब √2 जोड़ेगा तो 4 √2 हो जाएगा, यानी अगला पद होगा 3 प्लस 4 √2। इसी तरह जब हम इसमें 2 √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। इसमें जब √2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। इस तरह अगले ये 3 पद होंगे। तो ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको 5.1 पूरी तरह कंप्लीट करा दिया गया। फिर भी अगर आपको 5.1 में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ ही आप लोग NCERT जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में वो NCERT बुक से ही होंगे। तो इसलिए आप लोग NCERT बुक का एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि आपको अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।